क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोला गया है कि इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. काफ़ी सही क्वेश्चन है और इसका जो डायग्राम बनेगा ना, सो यू विल बी फेमिलियर विद द डायग्राम. आपने ऐसे डायग्राम के साथ में पहले भी वर्क कर रखा है. अब आपको सिंपल से इसमें कंसेप्ट दे रखा है कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है आपका, ठीक है ना. यहाँ पे सारा समुद्र है आपका पूरा पूरा, ठीक है. और लाइट हाउस जो है वो जमीन पे बना हुआ रहता है और ये आगे की तरफ पानी 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 है. तो ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे लहरें नहीं उठ रही हैं. आपका जो पानी है एकदम स्मूथ, मतलब एकदम स्ट्रेट है, एकदम एकदम काम एंड कंपोज वाटर है पूरा का पूरा. तो यहाँ पे कहीं पे आपको एक शिप दे रखी है इस पॉइंट पे, और इसी शिप के पीछे आपकी एक और यहाँ पे शिप है, ठीक है ना. लाइट हाउस क्या करता है ना, बेसिकली लाइट हाउस है ना अलर्ट करता है शिप्स को कि कहीं उसके आगे ऐसी कोई रॉक्स तो नहीं है. जैसे आपने सुना होगा टाइटैनिक है ना, वो चट्टान से टकरा के डूब गया था. तो ऐसे लाइट हाउस क्या करता है, किसी का अलर्ट करता है. जो भी शिप शोर पे आ रही होती है ना किनारों पे, उनको अलर्ट करता है, क्योंकि शोर साइड में आपके ना रॉक्स और चट्टानें काफ़ी होती हैं, तो कहीं जहाज टकराना है. तो इस लाइट हाउस से इस शिप को भी देखा जा रहा है और इसी लाइट हाउस से इस शिप को भी देखा जा रहा है, ठीक है. सो इस पॉइंट को हम ए मार्क कर देते हैं. दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज बी. अब यहाँ पे ना बेटा आपको बोला गया है कि जो आपका लाइट हाउस है ना, ये 75 मीटर हाई है. मतलब ये जो हाइट दे रखा है आपको लाइट हाउस की, दिस इज 75 मीटर, ठीक है. एंड देन आपको बोला गया है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. एंड वी नो कि जो आपकी जितना आप क्लोज आते जाओगे, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, या फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दो, बात बराबर ही पड़ने वाली है, वो आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली ये आपका कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 30 डिग्री, और ये आपका कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 45 डिग्री. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, बट वी नो दैट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन is equal, the angle of depression is equal to the angle of elevation for the same point, ठीक है. तो अगर D पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा. अगर C पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री होगा. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. मतलब आपको CD डिस्टेंस फाइंड करना है. सो वी कैन डू वन थिंग, हम इस BC डिस्टेंस को यहाँ पे x मान लेते हैं और हम इसी डिस्टेंस पे यहाँ पे y मान लेते हैं. नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस डायग्राम. हम लोगों ने ऐसा डायग्राम पहले भी बना रखा है, आप चेक कर सकते हो आपके प्रीवियस क्वेश्चन. व्हाट इज न्यू इज दैट हमेशा आपका ना कुछ या तो ये दे रखा होता था या फिर ये दे रखा होता था, और आप कुछ हाइट वगैरह निकाल लेते थे. अगर आपको हाइट दे रखी और आपको ये दोनों ही डिस्टेंसेस सही रखें, लेकिन अगर हमने BC को x माना है और CD को y माना है, तो जो कंप्लीट BD होगा ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, x plus y. So this will be the diagram, this will be the complete diagram, ठीक है. अब आपको इसमें फोकस करना है y निकालने पे, बट y तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक आप यहाँ से क्या नहीं निकालो, x का निकालो. एंड ट्रस्ट मी, सबसे आसान एंगल जो होता है, सबसे आसान डायग्राम तभी बनता है, या सबसे आसान कैलकुलेशन तभी होती है जब आपको एंगल 45 डिग्री दे रखा होता है. बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1, and it is only possible when the ratio of perpendicular and base is 1. That is perpendicular must be equal to the base. तो पता है आप ये ऑब्जेक्टिव आप खुद से भी कर सकते हो. अगर ये 75 है ना, ठीक है, x पे ऑटोमेटिकली 75 ही निकल के आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का आपको एंगल दे रखा है. तो परपेंडिकुलर और बेस आपके कैसे होंगे, हमेशा बराबर ही निकल के आने वाले हैं. बट हालांकि इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं. तो फर्स्ट वी विल कंसीडर द ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, tan 45 degree will be equal to AB upon BC. अब tan 45 की वैल्यू कितनी देता है, तो 1 होती है. AB आपको दे रखा है 75 और BC आपने कितना माना है, x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो आपके पास में x कितना निकल के आ जाएगा, 75 मीटर, ठीक है. ये x की वैल्यू तो बहुत इजीली आपके पास में आ गई.
बट हमारा प्राइम फोकस किसके ऊपर है, y के ऊपर है। बट मैंने आपको कहा था कि y निकालने से पहले आपको x को भी निकालना ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सो नाउ वी विल कंसीडर द ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ABD tan 30 will be equal to this AB upon BD। अब tan 30 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 1/√3। AB कितना है आपके पास में 75 एंड दिस कंप्लीट BD इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपका आएगा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 75 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट x प्लस वाई will be equal to 75√3. Now we have the value of x as 75. Then what we will do? We will transpose this x to the left hand side. So हमें आपको मिलेगा y is equal to 75√3 minus x. Now we will put the value of x from here. ठीक है ना? तो हमारे पास में y कितना जाएगा 75√3 minus 75. You can take 75 common. अंदर आपके पास में कितना बचेगा, √3 - 1। यहाँ पे मीटर जरूर लगाना क्योंकि डिस्टेंस से आपको यूनिट लगानी पड़ेगी। नाउ द वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड यू कैन लीव योर आंसर हियर आल्सो एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर एज वेल एज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 13 करोगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब है ना, आपको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। अब आप सब लोगों ने ना बेटा हॉट एयर बलून देखे होंगे, कभी ना कभी कार्टून में देखे होंगे या फिर किसी इवेंट में देखे होंगे, बट देखे जरूर होंगे। वो होता है ना जिसमें आग जलती रहती है, वो बहुत बड़ा सा बलून होता है। आई होप सबने देख रखे होंगे ना हॉट एयर बलून को। अब यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है, मान लो विधि खड़ी है यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक विधि 1.2 मीटर टॉल है क्या? वो 1.2 मीटर 1.2 मीटर बहुत बड़ा होता है। चलो ठीक है, ये भी विधि दैट इज 1.2 मीटर टॉल। विधि को हम ये भी मार्क कर देते हैं। अब इसके पास अभी कुछ भी काम नहीं, तो ये क्या कर रही है ना, ये बैठे बैठे गुब्बारे देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे इसको एक बलून दिखा और ये लिटरली ना पागल से इसको देखने में लग गई, इसको मजा आ रहा है बलून देखने में। अब जब ये बलून देख रही है ना, तो बलून जो है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, बलून ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है। 88.2 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द बलून। इसको अपन मार्क कर देते हैं सी डी। ठीक है, आज तो बलून में देखा काम करा होगा। अब है ना, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बलून विंड के साथ में मूव करे जा रहा है। फिर इसने कि कुछ टाइम बाद मतलब है ना, इसको होश आया कि मैं ये क्या पागलबंदी कर रही, तो कुछ काम करने लग गई। फिर इसको वापस से इसको ना दौड़े आए, इसने सोचा मैं इसको वापस ढूंढती हूँ। तो जब इसने कुछ टाइम बाद इस बलून को देखा तो बलून कहीं दूर जा चुका था इस तरफ। तो ठीक है, इसको देखना ही था, तो इसने यहाँ से वापस से क्या करा, बलून को देखा अच्छे से। और बट बलून में ना बेटा आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, आपका वर्टिकल मूव नहीं कर रहा था। तो ग्राउंड से जो बलून का डिस्टेंस था ना, वो अभी भी कितना ही रहेगा आपका 88.2 मीटर ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अभी इतने ऊपर ही आपका बलून है। सो ये तो आपका डिस्टेंस है, इसको अपन थोड़ा डैश लाइन से मार्क कर देते हैं ताकि आपको फर्क पता पड़ जाए, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये आपका बलून का डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है बलून का फिक्स है। वर्टिकली बलून ऊपर मूव नहीं कर रहा, वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव कर जा रहा है विंड के साथ में। नाउ द हाइट ऑफ दिस गर्ल, विधि की हाइट आपका 1.2 मीटर है ना, तो अपन इसकी आईज से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं, जो अपन ने पहले भी कर रखा है। ठीक है ना, अपन ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। अब अगर ये 1.2 मीटर है तो बेटा ये जो डिस्टेंस आएगा छोटा सा, ये भी कितना होगा आपका 1.2 मीटर ही होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये भी कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा। ठीक है,
अपने अगर आपको याद हो तो अपने ने एक बॉय वाला क्वेश्चन भी किया था जो 1.5 मीटर की जिसकी हाइट थी, तो हम वो डिस्टेंस हमेशा माइनस करते हैं, तो ये आपका गर्ल का डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द बलून इज 88.2 मीटर एंड द गर्ल इज वॉचिंग द बलून एंड द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर। सो अगर हम इसकी आइस के ऊपर हमने इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है, तो जो डिस्टेंस अपन लेंगे वो अपन उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेते हैं जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका एंगल बन रहा होता है। अब जो एंगल बन रहा है बेटा वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से बन रहा है, तो पहला एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री का बन रहा है, और जो दूसरा एंगल आपका बन रहा है कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपका बलून दूर चलता जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे वैसे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब the complete height of the balloon from the ground was 88.2 meter, but we have to measure the height from the plane in which from which the angle of elevation is made. So इस वाले जो आपका डॉटेड वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, so हम 88.2 में से क्या माइनस कर देंगे 1.2, तो आपके पास में कितना बचेगा 87 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपकी हाइट होगी ये कितनी होगी आपकी 87 मीटर्स हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास में हाइट आएगी ये भी कितनी होगी आपकी 87 मीटर्स होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ABCD EF, इधर पर मार्क कर देते हैं EF और इस पॉइंट को अपन G मार्क कर देते हैं और इस पॉइंट को अपन यहाँ पे H मार्क कर देते हैं। सो वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर एंड पहले पहले इसका और फाइंड क्या करना है। इसमें बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कि ये जो डिस्टेंस है ना कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कुल मिला के। जैसे पहले पॉइंट पे जब डी पॉइंट पे बलून था तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, फिर जब एफ पॉइंट पे बलून पहुंचा तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस डी पॉइंट से एफ पॉइंट तक आपको डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब आराम से पहले इधर मार्किंग करते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। ये जो आपको AG डिस्टेंस दिख रहा है, इस AG डिस्टेंस को अपन क्या मार्क कर देते हैं x, इसको अपन x मान लेते हैं। और जो ये GH डिस्टेंस जो आपको फाइंड करना है इसको अपन क्या मार्क कर देते हैं y मार्क कर देते हैं, ठीक है। डायग्राम आप एकदम क्लियर है। अब नाउ यू हैव टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स जो आपको कंसीडर करना है, ट्रायंगल DGA एंड ट्रायंगल FHA। अगेन बेटा AG आपका x है, GH आपका y है, तो अगर मैं यहाँ से AH फाइंड करना चाहूंगा तो कंप्लीट AH आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था वैसा का वैसा इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इन द ट्रायंगल DGA, in triangle DGA the angle of elevation is 60 degree, so we will take it as tan 60 degree will be equal to DG upon GA। tan 60 का की वैल्यू होती है √3। ओके, नाउ दिस DG is 87 मीटर्स, क्योंकि हमने 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दिया था, तो दिस विल बी 87 और G हमारा कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू आपके पास में कितना आएगा 87/√3। इसको बेटा रैशनलाइज कर देना यहीं पर ही, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से आपके पास में x कितना आ जाएगा 87√3/3 और ये 3 की टेबल में जाता है 29 टाइम्स। देयरफॉर आपके पास में x कितना आ गया 29√3 मीटर। स्टिल वी हैव टू फाइंड y, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस भी हमें y पे करना है, बट एज यूजुअल y निकालने से पहले x निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी था, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। नाउ वी विल कंसीडर द ट्रायंगल FHA। So in triangle FHA the angle of elevation is 30 degree, so we will write down as tan 30 degree equal to FH upon HA। FH upon HA, the value of tan 30 is 1/√3। अगेन बेटा FH आपका कितना ही है 87 ही है, तो 87 upon HA। अब HA की अगर आप बात करो तो कितना होगा आपके पास में x प्लस वाई, इसमें अपन लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास में कितना आएगा 87√3।
हमको यहाँ पे y निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास में y कितना हो जाएगा 87 √3 माइनस x। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 29 √3, वैल्यू x के लिए हम लोगों ने 29 √3 निकाल ली है। यहाँ से हमारे पास में y कितना हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। नाउ बोथ द टर्म्स आर लाइक टर्म्स, क्योंकि जो इसका इररेशनल वाला पार्ट है वो √3 है। वी नो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स, हम अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट लाइक टर्म्स में हमारे पास में ये फैसिलिटी होती है। सो यहाँ से हमारे पास में y कितना आ जाएगा 87 में से 29 को माइनस कर देना, कितना बचेगा, आई थिंक बताओ भाई, 17 में से 9 गया तो 8, 7 में 2 गया तो 5, 58 √3। तो जितनी देर में विधि अपना काम करके वापस इस बलून को देखेगी ना, तो ये बलून कितना आगे चला जाएगा, हॉरिजॉन्टली 58 √3 मीटर्स आगे मूव कर जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को, इसमें बोला गया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। अब इसमें आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ये जो स्ट्रेट हाईवे है ना बेटा, एक टावर के फुट पे आके खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका एक टावर है ए बी, इस ए पॉइंट पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है ना, इस हाईवे पे आने वाली एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो उसने जब उस कार को ऑब्जर्व करा, मान लो यहाँ पे कहीं पे आपकी वो कार है, तो उसने कार को ऑब्जर्व करा, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था यहाँ से, कितना बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था। तो मतलब जो कार का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री का ही बनेगा, है ना, बिकॉज वी नो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर अ सर्टेन पॉइंट। फिर इसमें आपको बोला गया आगे कि जो कार है ना वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में आपकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर वो कार आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड एंड तक 40 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। फिर इसमें आपको बोला है कि 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब भाई ऑब्वियसली बात है, कार मूव कर रही है तो कुछ देर बाद आपकी कार आगे की तरफ आ गई, मान लो यहाँ पे देखा आपकी कार आ गई, और इस टाइम पे जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आया वो कितना निकल गया है 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। सो द पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी। अगेन आपने ऐसा का ऐसा ही डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, वो भी 2 बार देखा है, तो ऐसे कुछ आपको वापस से देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको ये बोला गया है कि ना बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंचने में कार को 6 सेकंड लगेगा, ऐसा लिखा है वहां पे 6 सेकंड्स लेटर। तो इधर अपन कुछ पहले इधर वैल्यूज अज्यूम करते हैं। जैसे हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू v मीटर पर सेकंड। हम मान लेते हैं कि कार की स्पीड कितनी है v मीटर पर सेकंड, इसकी आपको स्पीड दे रखी है। देन time taken by car to move from point D to point C. Time taken by car to move from point D to C is 6 seconds. अब बेटा है ना, ये DC डिस्टेंस हमारे पास में नहीं है, बट है ना आपने शायद पढ़ रखा होगा, मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा कि एक फॉर्मूला है जो आपको है ना स्पीड के अंदर, टाइम के अंदर और डिस्टेंस के अंदर एक रिलेशन प्रोवाइड करवाता है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम में एक रिलेशन होता है जो आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, नहीं पता? स्पीड इनटू टाइम। सो द डिस्टेंस इज dc। स्पीड हमें हमने कितनी मानी, v मानी, और टाइम कितना है 6, तो v इंटू 6, या फिर आप कह सकते हो कि आपके इसमें dc कितना जाएगा यहाँ पे 6v मीटर। ठीक है, v की टर्म्स में आया, ठीक है। तो द डिस्टेंस dc इज
6v, ये हमारे पास में डिस्टेंस निकल के आ गया। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आपको बेसिकली टाइम निकालना है कि सी से बी पहुंचने में तो कितना टाइम लगेगा। तो वी डोंट नो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, हमें लेकिन ये पता है कि जो आपकी कार है ना बेटा, वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है 20 से। तो अपन एक काम करते हैं, अपने डिस्टेंस को x मान लेते हैं ना, सी बी को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। टावर की हाइट आपको नहीं पता, इसलिए आपको टावर के बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अपन टावर की हाइट पे y मान लेते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी। चेक करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं ना। हालांकि बेटा हमारे पास में कंसेप्ट सेम रहेगा, जो आप लोगों ने अभी तक सीखा आपको वही यूज करना है। आपके पास में घूम फिर के सिर्फ यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई बी डी। अब है ना, टावर के हाइट का हमें कोई लेना देना है नहीं दूर दूर तक, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस उसका यूज करेंगे जस्ट फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट वी विल टेक द ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल एबीसी, अगर हम एबीसी ट्राइंगल की बात करें, tan 60 डिग्री will be equal to AB upon BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, √3। AB हम लोगों ने कितना माना है y, और BC हम लोगों ने कितना माना है x। तो यहां से अपन ऐसा कह सकते हैं, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपके पास y कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3x के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो y का तो हमारे पास में काम था भी ना, तो हम y की वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ से। अब हम हमारा दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ABD द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। tan 30 degree will be equal to AB upon BD। Now the value of tan 30 degree is 1 upon √3। अब AB को हमने y माना था तो y रहेगा। बात करते हैं BD की, this BD will be equal to x plus 6v, है ना, जो आपके पास में जाएगा x plus 6v। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, x plus 6v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3y। y की वैल्यू कितनी थी, √3x थी ना, तो कितना जाएगा, x plus 6v इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। आप लोगों ने पहले भी इस टाइप की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा है, ध्यान रखना, कुछ नई चीज नहीं है आपके सामने आपके लिए। तो x plus 6v will be equal to 3x। x को ट्रांसपोज कर देना, तो 6v इक्वल हो जाएगा 3x माइनस x, एंड यहाँ से आपके पास में 2x इक्वल टू हो जाएगा 6v, और आपके पास में x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 3v। अब बेटा देखो x इक्वल टू आपके पास में 3v आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास में dc इक्वल टू कितना था, 6v था। और यहाँ हमें अच्छे से पता था कि ये 6 क्या है, आपका टाइम है, दैट इज द टाइम टेकन बाय द कार, दैट इज 6 सेकेंड। और v क्या थी, आपकी स्पीड थी जो हमने मानी थी। इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, आपका टाइम, और v तो आपकी स्पीड को डिनोट कर ही रही है ना। तो therefore we can say, therefore time taken by car to reach point B from C is 3 seconds। इसका मतलब C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने के लिए कार को कितना लग जाएगा बेटा, 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। Prove that the height of the tower is 6 meter। अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया है, बट मैं आपको समझाता हूँ इसको डायग्राम की हेल्प से। अब यहाँ देखना आपके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से इस्तेमाल करा गया है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले आपके शायद हटवा दिए ना आपके प्रीवियस चैप्टर में से, उसका यूज यहाँ पे होगा। किस तरह से यूज होगा चेक करते हैं। अब आपको बोला गया है कि ना एक टावर है, हम प्रूव नहीं करेंगे इसकी हाइट को, हम तो इसकी हाइट को फाइंड करेंगे। देखते हैं इसकी हाइट निकल के आती है हमारे पास में।